हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से खेलों में न्यूटन के गति के नियम को अनुप्रयोगों पर चर्चा करना है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ और समझ के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूटन के गति के नियम बताने हैं उदाहरण के साथ, और साथ में आपको इसके अनुप्रयोग भी बताने हैं। अनुप्रयोग का मतलब दोस्तों होता है उपयोग, तो इसको अनु का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यूटन गति कहाँ कहाँ जो है रूल रेगुलेशन लागू होती है। तो ये देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और ये हर जगह जो है महत्वपूर्णता अपने बिखरेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके समक्ष 3 बात लाई गई है: न्यूटन की गति के नियम, उसका उदाहरण सहित वर्णन और उसका अनुप्रयोग। तो देखा जाए न्यूटन की गति का अगर हम प्रथम नियम की बात करें, देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में अगर जड़त्व का नियम आ जाता है तो इसका मतलब आपको समझ होना चाहिए कि वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम की बात कर रहा है। तो ये कन्फ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और देखा जाए तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम यही कहते हैं कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहेगा या स्थिर वेग से चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मान लीजिए कोई बल जो है, बॉल उस पर चल रहा है, बॉल अपनी दिशा में चली जा रही है, वो चलती ही चली जाएगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट भी करना चाहिए आपको, और इससे अच्छा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। कोई वस्तु जब स्थिर रहेगी या स्थिर वेग से चलेगी, तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। देखा जाए तो जड़ता किसी भी वस्तु गति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, क्योंकि जड़ता जो होती है, जड़त्व के नियम यही बात बताते हैं कि किसी भी वस्तु की गति में किसी भी परिवर्तन का ये विरोध करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, विरोधाभास होती है, जिसमें दिशा में परिवर्तन भी शामिल होता है। दिशा में परिवर्तन भी शामिल होता है। मान लीजिए, देखिए कोई बॉलर जो है बॉलिंग करा रहा है और बैट्समैन क्या कर रहा है, उसके गति को सिर्फ दिशा दिखा रहा है, और दिशा दिखाते ही बॉल जो है कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारे देश के बहुत से स्पोर्ट जो है बैट्समैन सब जो हैं, उनमें से कई जो है गेंद का स्पीड का उपयोग करते हैं, जिसमें से सचिन तेंदुलकर भी हैं जो हमेशा गेंद का स्पीड का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी ले लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, वो कभी भी जो है बॉलर की गति का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना पावर यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो है बॉल जाती है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा, जब वो चलती रहेगी तो चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन गति के प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कोई बॉल अगर सीधे जा रहा है तो सीधा ही जाएगा जब तक कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, जब तक आप मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हो बहुत स्पीड से, आपका बैलेंस चलता रहेगा, सही से जाता रहेगा, और मान लीजिए कोई भी अनबैलेंस फोर्स आपके ऊपर लगता है तो आप जो है गिर जाओगे। तो यही बात यहाँ बता रहा है, जिसका उद्देश्य स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलते रहना होता है। एक सीधी रेखा में चलता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। चलिए, ये तो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अब इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए आपके समक्ष आ गया है खेल कूद में जो है न्यूटन के प्रथम नियम का अनुप्रयोग क्या है। तो प्रथम बात तो यही बता रहा है कि बर्फ पर फिसलने वाली स्केटर उसी गति और उसी दिशा में फिसलता रहेगा जब तक कि स्केटर पर कोई बाहरी बल न लगे। आप बर्फ में भी गए होंगे, वहाँ स्केटर भी देखे होंगे, उस पर जो है लोग पैर में फंसा कर उस पर चलते रहते हैं और वो फिसलता ही रहता है, लेकिन वो अपनी दिशा में फिसलता ही रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करेगा। ये जो है गति के प्रथम नियम के अंतर्गत अनुप्रयोग है। दूसरा उदाहरण यही बताता है कि जब एक गेंद फेंकी जाती है और वो मध्य हवा में रहती है तो उस पर कार्य करने वाले एकमात्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता तो गेंद तब तक स्थिर गति से चलती रहती जब तक कि वह किसी वस्तु से प्रभावित न हो जाए या कोई अन्य व्यक्ति उसे छू न ले। यानी मान लीजिए कि वहाँ पर बॉल जो है लुढ़कता हुआ जा रहा है ग्राउंड में और वो चलता ही रहेगा। आप देखते ही हो कि बॉल जो है अपनी बाउंड्री पर जा रहा होता है, खिलाड़ी जो होते हैं उस बॉल को टच करते हैं, या तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है या रुक जाती है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको टच किया हो या उसको प्रभावित किया हो। तो ये हर जगह जो है प्रथम रूल लगता ही लगता है। यदि इस गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह अंतरिक्ष में चली जाती है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो काफ़ी दूर ऊपर तक जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गेंद जो है ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जहाँ तक उसकी क्षमता होगी, जिस स्पीड से वेलोसिटी से आप फेंके होगे, उसको तो बार वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है खेल कूद में जो न्यूटन के प्रथम नियम जो है, या इसको जड़त्व के नियम भी कह सकते हो, तो ये काफ़ी दोनों एग्जाम्पल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ जो है क्या कहता है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखा जाए तो न्यूटन गति का दूसरा नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसका दूसरा नाम भी रखा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूज हो जाते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है संवेग का नियम के नाम से या मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस नियम के अंतर्गत देखा जाए तो ये कहा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर और परिणाम बल के समानुपाती होती है और परिणाम बल की दिशा में होती है। शब्द यहाँ पर बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होती है, ठीक है, और परिणामी बल की दिशा में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होती है और परिणाम बल की दिशा में होती है। देखा जाए तो जब कोई शुद्ध बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, आप सोचिएगा कि शुद्ध बल क्या है। शुद्ध बल का मतलब यही है कि कोई चीज़ को आपने जो है फेंका है, यानी आपने शुद्ध बल लगाई है, आड़ी तिरछी नहीं फेंकी है, शुद्ध बल लगाया है, तो उसके द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण शुद्ध बल के परिणाम के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर आपने सही ढंग से उसको फेंका है बल को तो वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगा ही करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। मान लीजिए कोई बॉलर है, बॉलर जो है बॉलिंग करा रहा है, अगर उसने अपनी दिशा खो दी है यानी अशुद्ध रूप में, तो उसकी गति जो उसका दिशा जो है भटक जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध रूप से उस बॉल को जो है सही जगह टप्पा करवा रहा है तो वो अपने उद्देश्य में ज़रूर कामयाब होगा। तो यही बात यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होता है और परिणाम बल की दिशा में ही होता है। समझ में आया? देखा जाए तो शुद्ध बल के समान दिशा में ही हमेशा होगा और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणपाती होगा। द्रव्यमान का मतलब होता है उसके भार वजन के व्युत्क्रमणपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बात सही है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, अगर उस बॉक्स में वजन अधिक है तो उतना ही हमें नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जो है वो कार्य करेगा। और मान लीजिए कोई बहुत तेज़ स्पीड से आ रहा है, हम जो है स्लोली मोशन में कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें जो है हमसे आगे निकल जाएगा। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है
कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल का उपयोग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं बहुत बड़ा बॉल जो है फेंकता हूँ और आपके पास एक बैट है पतला सा जिससे बैट बॉल खेलते हैं, तो आप उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो है यहाँ पर देखा जाए तो बॉल का द्रव्यमान बहुत अधिक है और उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल के उपयोग करना ही पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर न्यूटन गति का नियम समझाता है। अब चलिए इसका अनुप्रयोग भी देख लें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके समक्ष आ गया है कि खेल में अनुप्रयोग किसका, गति का दूसरे नियम का, गति के दूसरे नियम का यहाँ पर क्या अनुप्रयोग है। देखा जाए तो पहले अनुप्रयोग यही बताता है कि शॉर्ट पुट की तरह जो खिलाड़ी अधिक बल लगाता है और शॉर्ट पुट को सही कोण पर उछालता है उसके शॉर्ट पुट का विस्थापन अधिक होता है। तो बात सही है कि कोई खिलाड़ी अधिक बल लगाता है और सही कोण पर जो है बॉल को उछालता है तो जनरल सी बात है उसके शॉर्ट पुट का जो विस्थापन होगा अधिक होता है, जबकि जो खिलाड़ी कम बल लगाता है उसके शॉर्ट पुट का विस्थापन कम होता है। जो जितना अधिक पावर लगाएगा उसकी उतनी ही अधिक मिलेगी। तो ये विस्थापन की बात है कि जो जितना अधिक शॉट लगाएगा उतना अधिक विस्थापन को प्राप्त करेगा, जो कम शॉट लगेगा उसका कम विस्थापन होगा। अगर हम आगे देखें तो फुटबॉल में एक टीम को गेंद को ऊंची और तेज़ी से किक करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। फुटबॉल में आप देखते ही हो कि वहाँ पर बॉल को जो है किक करते हैं। अगर बॉल सही से किक किया जाता है, पूरी शक्ति के साथ की जाती है, तो वो जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। गति का यह नियम फुटबॉल में मौलिक है। देखा जाए तो गति का यह नियम फुटबॉल में मौलिक है और इसलिए आप पास देने या गेंद को बिना टूके नेट पर किक करने के लिए आवश्यक बल की गणना कर सकते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गति का अगर देखा जाए सेकेंड नियम फुटबॉल में मौलिक रहती है और साधारण है और इसे आप कैलकुलेशन भी कर सकती हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दो अनुप्रयोग थे। अब चलिए देखते हैं न्यूटन के तीसरा नियम और अंतिम नियम क्या कहता है और इसका क्या अनुप्रयोग है। देखा जाए तो आपके समक्ष यहाँ पर अगला जो है न्यूटन का तीसरा नियम आ गया है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम जो है इसे हम प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये आपको समझ होना चाहिए कि न्यूटन का तीसरा नियम जो है प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये नियम बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। न्यूटन के तीसरा नियम जो है बहुत ही आसान और सरल है, इसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक सामान्य और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इससे भी साधारण कुछ नहीं हो सकता कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक सामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यानी दूसरे शब्द में ये कह सकते हो कि प्रत्येक क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और देखा जाए तो तीसरा नियम यही कहता है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक क्रिया के लिए सामान्य गति और विपरीत वेग के कार्य करते हैं। और बात सही है, प्रत्येक क्रिया जो है सामान्य गति और विपरीत वेग से कार्य करता है। और इसमें कहा गया है कि जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, दूसरे वस्तु पहले वस्तु का समान और विपरीत बल लगाती है। मान लीजिए अगर आप दीवार पे खसकाने की कोशिश करती हो तो दीवार भी आपके ऊपर बल लगाता है। आप देखना कभी दीवार खसकाने का देखना, तो आपसे अगर खसकेगा नहीं, क्योंकि दीवार में आपसे भी अधिक पावर है और वो विपरीत प्रक्रिया आप पे ही लगाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर सामान्य और विपरीत बल जो है लगाता है। अब चलिए इसका अनुप्रयोग से भी समझने की कोशिश करें कि आखिर जो है न्यूटन का तीसरा नियम या प्रतिक्रिया के नियम में क्या अनुप्रयोग हो सकता है। देखा जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुप्रयोग जो यही बात बताता है जो कि खेलों में उपयोग होता है। आपने तैराकी तो किया ही होगा। तैराकी में जब एक गोताखोर ड्राइंग बोर्ड से गोता लगाता है तो उसे स्प्रिंग बोर्ड पर नीचे की ओर धकेलना पड़ता है और प्रदर्शन के दौरान हवा में उचित प्रशिक्षण के लिए जो है स्प्रिंग बोर्ड आप पर लगे बल के पीछे धकेल देता है। ये तो जर्नल से एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए कोई नाव है, नाव पे जो है वो नाव में से कूद रहा है। कोई व्यक्ति अगर नाव में से कूदेगा तो वो क्या हो जाएगा,
वो तो आगे की तरफ आएगा, लेकिन नाव जो है पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है जिसको समझ आना चाहिए आपको। और देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए कोई जो है बंदूक शूटिंग कर रहा है, अगर वो गोली चलाता है तो गोली आगे की तरफ जाएगा और ख़ुद वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम का जो है उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये समझ के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, अच्छा लगा और मन से कृपाण से को मदद करने की विश्वास रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना आप इसको चाहिएगा और जितना इसको पहुंचाइए दूसरे बच्चे तक, आपको सभी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा। क्योंकि कृपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए ही बनाया गया है, जहाँ पर सही नॉलेज, सही ज्ञान ही आपके समक्ष प्रदर्शन होता है। बेशकली शब्दों के उच्चारण में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाने वाला को कुछ नहीं आता है। कहते हैं शब्द है, हम भी इंसान हैं, हो जाती है ऊपर नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो नहीं, आप अच्छे बनो। कहते हैं गुरु से भी महान बच्चे बन जाते, स्टूडेंट बन जाते हैं। और यही कृपाण सेंटर का जो है अभिलाषा है कि मुझसे भी आप बेस्ट बन जाओ, बेहतर बन जाओ और देश को जो है सच मार्ग पे ले जाओ, जहाँ पर किसी तरह का जो है सांप्रदायिकता, दंगा फसाद ना हो, देश अच्छे से अच्छे आगे बढ़े। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कृपाण सेंटर 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। और यहाँ पर सारे वीडियो आपकी किताबों से ही है, आपके बुक से ही है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने की है।